स्वागत है एक और नए लेक्चर। आज हम आगे के लेक्चर को सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 9 क्षेत्रीय परिषद। सर्वप्रथम पंडित नेहरू ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संसद में अपने भाषण के दौरान भारत की जड़ 5 बड़े क्षेत्रों में विभाजित करने तथा प्रत्येक क्षेत्र में सामूहिक विचार को आदत विकसित करने के लिए सलाहकारी परिषदों को गठित करने का सुझाव दिया। वर्तमान समय में इस प्रकार की 5 परिषदें हैं। सन्य पुतिन अधिनियम 1956 की धारा 15 में इस संबंध में प्रावधान किया गया। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली 1। उत्तर क्षेत्रीय परिषद 5। मध्य क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। बी। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एवं नगर 7। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी। 5 क्षेत्रीय परिषदों के अतिरिक्त एक पूर्वोत्तर परिषद है, जिसने पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के प्रावधानों के तहत असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की सम्मिलित समस्याओं पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त 14 जुलाई 2000 को सिक्किम राज्य को भी पूर्वोत्तर परिषद में सम्मिलित कर लिया गया है। विशेष राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देने का कार्य मिलाने के आधार पर शुरू किया गया था। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को 90% अनुदान और 10% आरण उदार शर्तों पर केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। वर्तमान में विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या है, जो निम्न है: असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य। क्षेत्रीय परिषदों का गठन भारत का राष्ट्रपति इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन करता है तथा इनमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं: भारत सरकार का गृह मंत्री अथवा संघ सरकार का कोई अन्य मंत्री, जिसे राष्ट्रपति ने इस निमित्त मनोनीत किया है। क्षेत्रीय परिषदों के अधीन आने वाले राज्यों के मुख्यमंत्री। प्रत्येक राज्य की सरकार के 2 मंत्री, जिन्हें राज्यपाल इस प्रयोजन हेतु नामजद करें। संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत एक सदस्य। योजना आयोग के सदस्य सलाहकार के रूप में तथा क्षेत्रीय परिषदों में शामिल राज्यों के मुख्य सचिव सलाहकार के रूप में। प्रत्येक परिषद का अध्यक्ष भारत सरकार का गृह मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई अन्य केंद्रीय मंत्री होता है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री उपाध्यक्ष होते हैं, जो प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं। क्षेत्रीय परिषदों के कार्य जनता में भावात्मक एकता पैदा करना और क्षेत्रवाद एवं भाषावाद के आधार पर उत्पन्न होने वाली विघटनकारी प्रवृत्तियों को रोकना, सामाजिक आर्थिक विषयों से संबंधित केंद्र और राज्यों के नीति निर्माण में समानता लाना, देश के विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक संतुलन की अवस्था निर्धारित करना, अंतर्राज्यिक परिवहन, भाषाई अल्पसंख्यकों की समस्याओं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य सीमा संबंध मामले इत्यादि विषयों पर सलाह देना। 10। संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। 12वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन व दीव को प्रथम परिशिष्ट में शामिल करके भारत का अभिन्न अंग बना दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य विशेष स्थिति अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 370 में व्यवस्था की गई है कि अवशेष शक्तियां संघ के पास न रहकर जम्मू कश्मीर राज्य के पास ही रहेंगी। अनुच्छेद 352 और 360 राज्य की सहमति से ही उस पर लागू होंगे। संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान राज्य पर लागू नहीं होते हैं। संघ सरकार जम्मू कश्मीर की सीमाओं तथा नाम में उसकी इच्छा के विरुद्ध परिवर्तन नहीं कर सकती। 11। भारतीय नागरिकता।
भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। नागरिक वह व्यक्ति जिसे राज्य की ओर से नागरिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जिसे राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है, नागरिक कहलाता है। विदेशी वे व्यक्ति जो किसी राज्य में स्थायी अथवा अस्थायी रूप से निवास करते हैं, लेकिन वे उस राज्य के नागरिक नहीं होते हैं, विदेशी कहलाते हैं। नागरिक और विदेशियों को प्राप्त अधिकारों में अंतर मतदान करने का अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 में वर्णित अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। केवल नागरिक ही कुछ पदों के पात्र हैं, जैसे राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 58(1) का, उपराष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 66(3) का, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद 124(3), उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अनुच्छेद 272(2), महान्यायवादी अनुच्छेद 70(2), राज्यपाल अनुच्छेद 157, महाधिवक्ता अनुच्छेद 165। ये पद केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार अनुच्छेद 326 और संसद सदस्य होने का अधिकार अनुच्छेद 44 तथा राज्य के विधानमंडल का सदस्य होने का अधिकार अनुच्छेद 191 1 घा। ये अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है। भारत के नागरिक भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं
तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई है तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा अनुच्छेद 5 से 8 तक भारत की नागरिकता के संबंध में व्यवस्थाएं दी गई हैं तथा 2.10 में भी इस संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 5 क वह व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है और भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, भारत का नागरिक है। अनुच्छेद 5 खा और गे वह व्यक्ति जिसके माता या पिता में से कोई भी भारत में जन्मा था या संविधान के लागू होने के ठीक 5 वर्ष पूर्व से मामूली तौर पर भारत के राज्य क्षेत्र का निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 ऐसा व्यक्ति जो इस समय 26 जनवरी 1950 पाकिस्तानी राज्य क्षेत्र के अंतर्गत है, ने भारत में प्रव्रजन किया है, भारत का नागरिक समझा जाएगा जिसके माता या पिता अथवा पितामह या मातामह में से कोई सारथ शासन अधिनियम 1935 परिभाषित भारत में जन्मा था। अनुच्छेद 7 वह व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के पश्चात पाकिस्तान से आव्रजन होकर भारत आया है और उसने अनुच्छेद 6 ख के अधीन अपने आप को पंजीकृत करा लिया हो, भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 8 वह व्यक्ति जो स्वयं या जिसके माता पिता या पितामह 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित प्रावधान के अनुसार भारत में जन्मा होया था, किंतु जो भारत के बाहर किसी अन्य देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, विहित रूप में भारत के कौंसली या राजनयिक प्रतिनिधि को आवेदन करने पर भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जा सकेगा। अनुच्छेद 1 यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। अनुच्छेद 10 प्रत्येक वह व्यक्ति जो नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन नागरिक है, वह संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत भारत का नागरिक बना रहेगा। अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को नागरिकता के अधिकार को विधि द्वारा विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद का यह अधिकार नागरिकता प्राप्ति से लेकर नागरिकता समाप्ति तक के सभी विषयों से संबंधित है। भारतीय नागरिकता अधिनियम
1955 संविधान के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए भी संसार ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया। इस एक्ट के अनुसार निम्न प्रकार में भारत की नागरिकता अर्जित की जा सकती है। अन्य द्वारा पागरिकता का व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके रचात भारत के बाहर पैदा होने वाले व्यक्ति को आव्रजन द्वारा भारत को नागरिकता प्राप्त होगी यदि उसके माता पिता में से कोई उसके जन्म के समय भारत के नागरिक है। भारतीय संविधान में अधिनियम 1992 के आधार पर माता की नागरिकता के आधार पर बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। पंजीकरण द्वारा नागरिकता भारतीय मूल के ऐसे किरीटीकरण करने से पहले कम से कम 6 ग्राम तक या 5 वर्ष तक मामूली और पर भारत के नागरिक रहे हो तथा रिवों जिनका विवाह भारत के किसी नागरिक के साथ हुआ हो भारत के नागरिक होगी। भारतीय नागरिकों के अल्पवय तथा राष्ट्र राज्यों के तथा परंड राज्य के वयस्क और स्वस्थ बच्चे भी भारत के नागरिक होंगे। सुगर का संशोधन अधिनियम 1986। इस अधिनियम के द्वारा निम्न संशोधन दिए गए हैं। भारत में जन्म लेने या व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहता है तो उसे भारत में कम से कम 5 वर्षों तक रहने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। पहले यह अवधि मात्र 6 माह थी। किसी भी व्यक्ति को मात्र जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त नहीं होगी। इसके लिए उसके माता पिता में से कोई एक इससे पहले भारत का नागरिक रहा हो। देशीयकरण के संबंध में जो शतम पहले 5 वर्ष थी उन्हें बढ़ाकर इस वर्ष कर दिया गया है। इस संशोधन द्वारा विदेशी महिला को भारतीय पुरुष से विवाह के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 वर्ष 1992 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि भारत के बाहर जन्म लेने वाले बच्चे को यदि उसकी मां भारत की नागरिक है तो भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भारत से बाहर पैदा होने वाले बच्चे को केवल उसी दशा में भारत को नागरिकता प्राप्त होती भी यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो। इस अधिनियम द्वारा बच्चे के माता और पिता दोनों को ही समान दर्जा प्रदान किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। दोहरी नागरिकता 7 जनवरी 2005 को माता तिल अव को प्रदान करने की घोषणा की गई जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से प्रवास कर गए थे। 3003 ईस्वी के अधिनियम में सिर्फ 16 देशों में निवास करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था थी। 2005 ईस्वी के नए संशोधित अधिनियम में व्यवस्था की गई कि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी गई है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। वे व्यक्ति जो अब किसी भी देश के नागरिक हैं किंतु 26 जनवरी 1950 को लागू होने के समय अथवा बाद में अथवा लागू होने के किसी भी समय भारत के नागरिक थे। वह व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक हैं किंतु संविधान लागू होने के समय भारत की नागरिकता प्राप्त करने के पात्र थे। से व्यक्ति जो किसी अन्य देश के नागरिक है किंतु भारत के किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखते हो जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का अंग बना। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये अधिकार जो किसी व्यक्ति जीवन स्वतंत्र एवं अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है और जिन्हें राज्य के विरुद्ध न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त होता है मौलिक अधिकार कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों का सूत्रपात 1215 में कि एक विश्व को स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का संदेश दिया।